नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहनी। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको इंग्लिश राइटर रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित कहानी दादी का अचार का हिंदी रूपांतरण सुना रही हूँ। इस कहानी में रस्किन बॉन्ड अपने दादी की पाक कला और अचार बनाने की कला का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जब आर्थिक तंगी के समय में उन्होंने अपने दादी के बने अचार को किस प्रकार सेल किया और आर्थिक तंगी को थोड़ा कम किया। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। दादी जब कभी वनीला या चॉकलेट वाली मिठाई बनाती मुझसे कहती, थोड़ी माली के बेटे मोहन को भी दे आओ। मोहन के लिए तंदूरी बदक या चिकन करी ले जाने की कोई तुक नहीं थी, क्योंकि माली के घर में कोई मांस मछली नहीं खाता था। मगर मोहन को मिठाई अच्छी लगती थी, खासकर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी, जिनमें खूब दूध और चीनी रहती थी। और फिर दादी के हाथ से बनी अंग्रेजी मिठाई तो वह बड़े चाव से खाता था। अक्सर हम कटहल के पेड़ की शाखाओं पर जा बैठते और मिठाई या पेपरमिंट या लसलसी चिपचिपी टॉफ़ी के चटकारे लेते रहते। कटहल हम खा नहीं सकते थे, हाँ, उसकी तरकारी या सब्जी बनती या अचार डलता तो हम शौक़ से खाते थे। मगर कटहल के पेड़ पर चढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। कुछ बड़े अद्भुत जीव भी उस पेड़ पर रहते थे। गिलहरियाँ, फल खाने वाले चमगादड़ और हरे सुग्गों का जोड़ा। गिलहरियाँ हमसे हिल मिल गई थी और जल्दी ही हमारे हाथों से चीज़ें लेकर खाने लगी थी। उन्हें भी दादी की चॉकलेट वाली मिठाई बहुत भाती थी। एक नन्ही गिलहरी तो मेरी जेबों में घुसकर यह खोजबीन करती कि कहीं मैंने कोई चीज़ छिपा कर तो नहीं रखी है। मोहन और मैं दोनों बगीचे के लगभग हर पेड़ पर चढ़ जाते थे और यदि दादी हमें ढूंढने निकलती तो पहले आगे वाले बरामदे में से और फिर घर के बगल वाले रसोई भंडार से और अंत में घर की दूसरी तरफ वाले गुसलखाने की खिड़की से हमें पुकारती। वहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और जब हम दादी को कोई जवाब न देते तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाता कि हम किस पेड़ पर बैठे हैं। कभी कभी होता यह कि जिस पेड़ पर हम बैठे होते क्रेज़ी उसके नीचे आकर भूखने लगता और हमारा भेद खुल जाता था। जब पेड़ों से फल बटोरने का मौसम आता तो यह काम मोहन को सौंपा जाता। आम और लीची गर्मियों में पककर तैयार होते थे। उन दिनों मैं बोर्डिंग स्कूल में होता, सो मैं फल बटोरने के काम में हाथ नहीं बटा सकता था। पपीता जाड़ों में पकता था, मगर पपीते के पेड़ पर चढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि उसका तना पतला और लचीला होता है। पपीते के पेड़ से फल तोड़ने के लिए हम लंबी लग्गी लगाकर फल गिराते हैं और धरती पर गिरने से पहले ही उसे लपक लेते हैं। मोहन अचार वगैरह डालने में भी दादी की मदद करता था। दादी के अचारों की बड़ी धूम थी। तेल में तैयार किया गया आम का अचार देखकर तो हर किसी की लार टपकने लगती थी। नींबू का तीखा अचार भी लोग बहुत लुभाते थे। इसी तरह शलजम, गाजर, फूल गोभी, मिर्ची और दूसरे फलों और सब्जियों के अचार डालने में भी दादी उतनी ही निपुण थी। जलकुंभी से लेकर कटहल तक, मतलब यह कि किसी भी चीज़ के अचार डालने की कला में दादी माहिर थी। केन काका को अचार अच्छा नहीं लगता था,
इसीलिए मैं दादी से हमेशा ढेर सारा अचार डालने का आग्रह करता था। मीठी चटनी और सॉस वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद थे, मगर मैं अचार भी शौक़ से खाता था। यहाँ तक कि मिर्च मसाले वाले तीखी अचार भी मुझे अच्छे लगते थे। एक बार जाड़े के मौसम में जब दादी के पास पैसों की थोड़ी कमी हुई तो मैंने और मोहन ने घर घर जाकर उनके अचार बेचे। हालांकि दादी हर किस्म के लोगों और पालतू जीव जंतुओं को खिलाती पिलाती थी, मगर वह कोई धनी स्त्री नहीं थी। मकान तो दादाजी उनके लिए ज़रूर छोड़ गए थे, मगर बैंक में रुपया ज़्यादा नहीं था। आम की फसल से हर साल उन्हें खासी आमदनी हो जाती थी और रेलवे से थोड़ी पेंशन भी मिलती थी। दादाजी इस सदी के शुरू में पहले देहरादून तक रेलवे लाइन लाने में मदद करने वाले अग्रणी लोगों में थे, मगर इसके अलावा दादी की आमदनी का और कोई साधन नहीं था। अब जब मैं कभी इस बारे में सोचता हूँ तो देखता हूँ कि उन दिनों का भोजन निराला क्यों लगता था। बस एक आध चीज़ रहती थी उसमें और उसके साथ कोई मिष्ठान होता था। यह दादी की पाक कला का ही कमाल था कि साधारण सा भोजन भी दावत का मज़ा देता था। दादी के अचार ले जाकर बेचने में मुझे कोई संकोच नहीं था, बल्कि इसमें तो मज़ा ही था। मोहन और मैं अचार की बोतलें शीशियाँ टोकरियों में भरकर घर से निकलते और घर घर जाकर उन्हें बेचा करते थे। सड़क के उस पार रहने वाले मेजर क्लार्क हमारे पहले ग्राहक थे। मेजर क्लार्क के बाल लाल लाल से थे और आंखें चमकीली नीली, और वह हमेशा प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे। उसमें क्या है रस्टी? उन्होंने पूछा। जी अचार। अचार तुम खुद डालते हो? जी नहीं, मेरी दादी डालती है। हम बेचने आए हैं। इन्हें बेचकर हम बड़े दिन के लिए टर्की खरीदेंगे। मिसेस बांड के अचार? आह, अच्छा है। पहले मेरा ही घर पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी टोकरी आनन फानन में खाली हो जाएगी। बेटे, तुम्हारी दादी से अच्छा अचार कोई नहीं डाल सकता। यह बात मैं पहले भी कहता था और आज फिर कहता हूँ। इस दुनिया में जहाँ बढ़िया और लजीज भोजन बनाने वालों की वैसे ही बेहद कमी है, तुम्हारी दादी तो समझो ऊपर वाले का वरदान है। मेरी पत्नी बाजार गई है, इसीलिए थोड़ा तसल्ली से बातचीत कर सकता हूँ, समझे? क्या है इस वक्त तुम्हारे पास? ज़रूर ही मिर्ची का अचार भी होगा। तुम्हारी दादी जानती है मिर्ची का अचार मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी टोकरी में अगर मिर्ची का अचार ना हुआ तो मुझे बहुत खराब लगेगा। वास्तव में टोकरी में लाल मिर्ची के अचार की 3 शीशियाँ थी। मेजर क्लार्क ने तीनों को खरीद लिया। वहाँ से चलकर हम मिस केल्नर के घर गए। मिस केल्नर मिर्च मसाले वाली चीज़ें कतई पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसके हाथ अचार बेचने की बात करना ही व्यर्थ था। मगर मिस केल्नर ने एक शीशी सिरके वाला अदरक खरीद लिया। फिर उसने मुझे एक छोटी सी प्रार्थना पुस्तक दी। जब कभी मैं मिस केल्नर से मिलने जाता था, वह मुझे प्रार्थना पुस्तक अवश्य देती थी, और यह पुस्तक हमेशा वैसी ही होती थी। आगे सड़क पर डॉक्टर दत्त रहते थे, जो अस्पताल के इंचार्ज थे। उन्होंने नींबू के अचार की कई शीशियाँ खरीदी। बोले कि नींबू का अचार उनके जिगर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। सड़क के सिरे पर मोटर गैराज के मालिक मिस्टर हरी रहते थे, जो नई कारें बेचते थे। उन्होंने सिरके वाली प्याज की 2 शीशियाँ खरीदी और विनयपूर्वक कहा कि अगले महीने हम उन्हें 2 शीशियाँ और दे जाएं।
वापस घर पहुंचते पहुंचते हमारी टोकरी अक्सर खाली हो चुकी होती और दादी की हथेली पर हम जाकर 20-30 रुपए रख देते। उन दिनों इतने रुपयों में टर्की आ जाती थी। केन काका क्रिसमस तक वहाँ डटे रहे और ज़्यादातर टर्की उन्हीं के पेट में गई। अब तो नौकरी ढूंढ ले तू, दादी ने एक दिन केन काका से कहा। देहरादून में नौकरियां कहाँ रखी हैं? केन काका खींचते हुए बोले। क्या कहता है? तूने कभी कोई नौकरी ढूंढी ही नहीं? तू क्या हमेशा यहीं पड़ा रहेगा? तेरी बहन एमिली लखनऊ में स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है, उसके पास चला जा। उसने पहले भी कहा था कि वह तुझे अपनी डॉर्मेट्री में कामकाज देखने की नौकरी दे सकती है। छी छी, केन काका बोले। ईमानदारी की बात तो यह है कि आंटी कि तुम खुद भी नहीं चाहोगे कि डॉर्मेट्री जैसे जगह पर 40-50 बावले बच्चों के साथ सिर खपाई करूं। बावले क्या होता है? मैंने पूछा। चुप रह, केन काका बोल पड़े। दादी बोली, बावले का अर्थ है सनकी। इतने सारे शब्दों का अर्थ सनकी होता है? मैंने शिकायत भरे स्वर में कहा। इससे अच्छा सीधे हम सनकी ही क्यों नहीं कह देते? हमारे पास एक सनकी क्रेजी है और केन काका भी सनकी है। केन काका ने मेरा कान उमेठा। दादी बोली, तेरे केन काका सनकी नहीं है, खबरदार जो कभी ऐसी बात मुंह से निकाली। हाँ, थोड़े आलसी ज़रूर है और खपती भी। मैंने कहा, सुनते हैं वे खपती भी हैं। कौन कहता है मैं खपती हूँ? केन काका क्रोधित होकर बोले। मिस लेस्ली कहती है। मैंने झूठ मूठ उसका नाम ले लिया। मैं जानता था कि केन काका मिस लेस्ली पर मुग्ध है, जो देहरादून के फैशनेबल बाज़ार में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तेरी बात पर विश्वास नहीं होता? केन काका बोले। फिर भी कब मिली मिस लेस्ली तुझसे? पिछले हफ्ते हमने उसे पुदीने की चटनी की शीशी बेची थी। मैंने मिस लेस्ली से कहा कि केन काका को पुदीने की चटनी अच्छी लगती है, पर वह कहने लगी, यह चटनी तो मैंने मिस्टर हॉफटाउन के लिए खरीदी है, जो मुझे कल सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।